हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम 2025 के प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में हमने 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 4 मार्क्स वाले जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। राम और डेविड के घर क्रमशः बिंदुओं 7,3 व 4,4 पर स्थित हैं। उनका विद्यालय 2,2 बिंदु पर स्थित है। यदि वे दोनों एक ही समय पर घर से निकलते हैं तथा एक ही समय पर विद्यालय पहुंचते हैं, तो राम व डेविड में से किसकी चाल सबसे तेज होगी। तो ये प्रश्न है 4 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है राम व डेविड के घर क्रमशः 7,3 व 4,4 पर स्थित है। उनका विद्यालय 2,2 पर स्थित है और हमें ज्ञात करना है कि इसका चाल अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको इस तरीके से हमें ग्राफ में दर्शाना है कि 2,2 पर उनका विद्यालय है। माना ये बिंदु P है, ये Q बिंदु है और ये R बिंदु है। और राम का जो घर है 7,3 पर स्थित है और डेविड का घर 4,4 पर स्थित है और उनका विद्यालय 2,2 पर स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पर राम का, डेविड का और विद्यालय इस तरीके से यहाँ पर स्थित है। और इसमें बोला जा रहा है कि दोनों मतलब समान समय पर स्कूल जाते हैं और दोनों एक ही समय पर विद्यालय पहुँच जाते हैं। तो किसका चाल अधिक है। तो यहाँ पर मतलब दोनों को विद्यालय आना है, तो इसको अगर इस तरीके से मिलाएं तो P और Q और R और P को इस तरीके से मिलाएंगे, क्योंकि हमें राम को विद्यालय आना है। तो राम को विद्यालय आना है तो विद्यालय से घर के बीच की दूरी हमें निकालना है। और डेविड को भी विद्यालय आना है तो डेविड के घर से विद्यालय के बीच की दूरी हमें निकालना है। और दोनों एक ही समय पर घर से निकलते हैं और एक ही समय पर विद्यालय पहुँच जाते हैं, सेम टाइम पे विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो किसका चाल अधिक है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है। फिर दूरी निकालने के बाद हमें देखना है कि किसका दूरी सबसे अधिक है। जिसका दूरी मतलब उसके विद्यालय से उसके घर के बीच की दूरी जिसका अधिक है उसकी चाल सबसे अधिक होगा। राम के घर से विद्यालय के बीच की दूरी निकालना है और सेम यहाँ पर डेविड के घर से विद्यालय के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम राम के घर से विद्यालय के बीच की दूरी PR। तो यहाँ पर दूरी सूत्र यहाँ पर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर P और R के बीच की दूरी हमें निकालना है। तो ये x1 है और ये y1 है, x2 y2। इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पर 7 है, माइनस x1 यहाँ पर 2 है, 7 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर 3 है और y1 यहाँ पर है 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम माइनस करेंगे, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर। अब इसमें 5 बजे 25 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 26। रूट का 26 आ रहा है। तो रूट का 26 का जो मान होता है, जो लगभग मान होता है यहाँ पर 5.1 यहाँ पर इसका लगभग मान आ गया है। तो इस तरीके से PR के बीच की दूरी 5.1 इकाई। अब यहाँ पर दूसरा डेविड के घर से विद्यालय के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो उसको निकालते हैं। डेविड के घर से विद्यालय के बीच की दूरी, तो यहाँ पर PQ हो जाएगा। तो दूरी सूत्र से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर P बिंदु का जो निर्देशांक है 2,2 है और Q बिंदु का निर्देशांक है 4,4 है। तो ये x1 y1 x2 y2। अब इसमें x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 यहाँ पर 4 - x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर 4 माइनस y1 यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर PQ बराबर रूट में 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, PQ बराबर 4 और 4 यहाँ पर 16 हो जाएगा, 4 और 4 यहाँ पर हो जाएगा 8। अब यहाँ पर जो 8 का लगभग मान होता है 2.83। डेविड को घर से विद्यालय जाने के बीच की दूरी यहाँ पर 2.83 इकाई है।
तो यहाँ पर राम के बीच, घर से विद्यालय के बीच की दूरी यहाँ पर 5 है, लगभग यहाँ पर 5.1 है, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, 2.83 है। तो यहाँ पर राम को घर से विद्यालय जाने में अधिक दूरी तय करना होता है। तो इसमें बताना है कि दोनों, प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों एक ही समय से घर से निकलते हैं और सेम टाइम में दोनों इस विद्यालय पहुंच जाते हैं, तो किसका चाल अधिक है? तो जिसके घर से विद्यालय के बीच की दूरी अधिक है वो अधिक चाल से मतलब अपनी दूरी को तय करेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि किस, यहाँ पर पूछा गया है कि किसकी चाल अधिक है, तो यहाँ पर लिखना है राम की चाल अधिक है। तो इसको हम लिखते हैं, अतः राम के घर से विद्यालय के बीच की दूरी 5.1 इकाई है, इसलिए राम की चाल अधिक है क्योंकि दोनों एक ही समय पर विद्यालय पहुंच जाता है। तो यहाँ पर राम की चाल अधिक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को समझ के इसमें हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है और उस आधार पर इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफ से हल कीजिए। तो इसको हमें ग्राफ से हल करना है। दो रैखिक समीकरण दिया है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। और इसके अथवा में दूसरा प्रश्न दिया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है दूसरे प्रश्न में कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को हल कीजिए, h - t = 3 और h/3 + t/2 = 6। तो यहाँ पर दो रैखिक समीकरण हैं, तो उसको हमें हल करना है। तो इस तरीके के प्रश्न हमने पहले के वीडियो में सॉल्व किया है, जिसमें हमने बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व कराया है, तो उसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया है। तो इसका जो पहला वाला प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हमें दो रैखिक समीकरण इस तरीके से लिखेंगे, ये प्रश्न में दिया है। अब इन दोनों रैखिक समीकरण को हमें ग्राफ विधि से सॉल्व करना है, जिसके लिए यहाँ पर समीकरण इसको एक मानते हैं और ये समीकरण है दूसरा। तो समीकरण एक से हमें 2 पॉइंट निकालना है, ऐसे ही हमें समीकरण दूसरे से 2 पॉइंट निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक से। तो समीकरण एक यहाँ पर x + y = 5 है। तो इसमें 2 पॉइंट निकालने के लिए माना x = 0, x को हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 + y = 5। इसका मतलब y = 5। तो y का मान यहाँ पर 5 आ रहा है। तो जो P बिंदु है, x यहाँ पर 0 है और y यहाँ पर 5 है, तो P बिंदु है 0,5। सेम यहाँ पर माना y = 0। एक बार यहाँ पर समीकरण एक में एक बार x को 0 या मतलब 0, 1, 2, 3, 4 -1 -2 कुछ भी मान सकते हैं। एक बार x को मानना है, एक बार y को मानना है। तो यहाँ पर x को मान लिया है, अब यहाँ पर y को मानेंगे। तो y को यहाँ पर 0 मानेंगे, तो x + 0 = 5। तो x = 5। तो जो बिंदु आ जाएगा Q बिंदु, x यहाँ पर 5 है और y यहाँ पर 0 है। यहाँ पर जो बिंदु निकालते हैं इसमें सबसे पहले x का मान रखना होता है, फिर y का मान रखना होता है। तो इस तरीके से समीकरण एक से हमने 2 बिंदु निकाल लिया है, P और Q। नेक्स्ट यहाँ पर समीकरण दूसरे से, समीकरण दो से 2 पॉइंट निकालना होगा। तो 2x - 3y = 4 है। तो माना x = 0, तो x को हम 0 करेंगे तो 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, -3y = 4। ये पूरा 0 हो जाएगा तो -3y = 4। तो y = 4/3 हो जाएगा और ये माइनस बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये है y का मान। अब माना y = 0। अब हम y को 0 मानेंगे, तो y को 0 मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x - 3 और यहाँ पर 0 = 4। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 2x = 4, तो x = 4/2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x = 2। तो इसमें इस बिंदु को हम r बिंदु मान रहे हैं। तो r बिंदु यहाँ पर 0, -4/3 है। अब यहाँ पर r बिंदु हो जाएगा 0, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से, 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1.33। इस तरीके से आएगा। तो r बिंदु है 0, -1.33 और यहाँ पर इसको r बिंदु माना है तो इसको t बिंदु मानते हैं। तो t बिंदु यहाँ पर x यहाँ पर 2 है और y यहाँ पर 0 है। तो समीकरण 2 से यहाँ पर 2 बिंदु निकाल लिया है। अब इन सभी बिंदुओं को
ग्राफ में प्लॉट करेंगे और उसका हल निकालेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा x अक्ष है, x डैश है, और ये y और ये y डैश है। P बिंदु का निर्देशांक 0,5 है, तो x में 0, y में 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर इस बिंदु में 0,5 है, ये P बिंदु है। और दूसरा है Q बिंदु 5,0, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा 5,0, ये है Q बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये जो रेखा बन जाएगा, इसको सबसे पहले मिलाएंगे। तो ये रेखा है x + 5 = y। जो समीकरण पहला है उससे 2 बिंदु निकला है, उससे एक रेखा बना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है दूसरा समीकरण से 2 बिंदु हैं r और t। तो r बिंदु है 0, माइनस का 1.33। r बिंदु को हम करेंगे यहाँ पर 0, माइनस कर दें, मतलब यहाँ पर x में प्लस आना चाहिए और y में माइनस। तो यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2 है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरीके से है। यहाँ पर है 1 2 3 4 और यहाँ पर है 1 2 3 4 और इसमें है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, इस तरीके से है। x में इधर प्लस है, इधर माइनस है, y में ये वाला प्लस है, y में नीचे माइनस है। इसमें r बिंदु हो जाएगा 0, माइनस का 1.33। तो x में यहाँ पर प्लस है, y में माइनस है, मतलब इस वाले उसमें मतलब पॉइंट आएगा। तो r बिंदु इस वाले इसमें आएगा, चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो यहाँ पर 0, x अक्ष में 0 है, y में 1, यहाँ पर 1.33 है, तो इधर कहीं आ जाएगा 1.33, 0, माइनस का 1.33, इस तरीके से ये r बिंदु है। और t बिंदु है 2, 0, तो 2 x अक्ष में 2 है और y में 0 है, तो यहाँ पर आएगा t बिंदु, यहाँ पर आएगा जिसका है 2, 0। अब यहाँ पर इन दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे। तो ये जो रेखा है 2x - 3y = 4 है। तो इनको मिलाने के बाद ये इन दोनों रेखाओं द्वारा इस बिंदु पर मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इन दोनों बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, दोनों रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये बिंदु दोनों समीकरण, 2 रैखिक समीकरण हैं, इन दोनों रैखिक समीकरण का हल है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा, इसको अगर हम ग्राफ में अगर सही से बनाएं तो इसका जो बिंदु है वो बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। ये जो बिंदु है इसको हम L बिंदु मानते हैं। तो L बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर x में 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो x बिंदु आएगा 3.8 और y बिंदु यहाँ पर 2 और 1 के बीच में यहाँ पर आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो 1.2 आ रहा है। तो L बिंदु का निर्देशांक 3.8, 1.2 आ रहा है। तो ये दोनों रैखिक समीकरण का जो हल हो जाएगा 2.8, 1.2 है। अतः रैखिक समीकरण का हल 3.8, 1.2 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20। सिद्ध कीजिए √1 + sin a बट्टा 1 - sin a = sec a + tan a है। ये प्रश्न है प्रश्न नंबर मार्क्स 4 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। इसके अथवा में दूसरा प्रश्न है cos a बट्टा 1 + sin a + 1 + sin a बट्टा cos a = 2 sec a। तो इन दोनों प्रश्नों को हमें सिद्ध करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया है √1 + sin a बट्टा 1 - sin a = sec a + tan a। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बाएं पक्ष को लेंगे। बाएं पक्ष में यहाँ पर √1 + sin a बट्टा 1 - sin a है। अब इसमें हम अंश तथा हर में 1 + sin a से गुणा करने पर, अंश और हर में 1 + sin a से हम गुणा कर देंगे। गुणा हम इसलिए करेंगे जिससे कि यहाँ पर 1 + sin a + b a - b हो जाएगा और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर वाला हो जाएगा, जिससे कि ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये साइन और कॉस में है, तो इसके लिए यहाँ पर 1 + sin a से ही यहाँ पर
गुणा करना है। तो हर और अंश में 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से मतलब ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अपॉन में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी है। तो यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जहाँ ए बराबर 1 है और बी बराबर यहाँ पर साइन ए है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। फिर यहाँ पर रूट दोनों में अलग अलग ले लेंगे, तो रूट यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। फिर बट्टे में रूट यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो फॉर्मूले से यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 आ जाए हैं। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन वाला हमें साइन को इक्वल किधर करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए रख देंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट गया, तो यहाँ पर बचा है 1 प्लस साइन ए बचा है। फिर बट्टे में कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर रूट है, तो स्क्वायर से रूट यहाँ से भी हट जाएगा, तो यहाँ पर बचा है 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस है। अब ये जो कॉस ए है इसको दोनों के बट्टे में अलग अलग ले लेंगे, तो 1 बट्टा कॉस ए, फिर प्लस आ जाएगा साइन बट्टा कॉस ए, 1 बट्टा कॉस ए मतलब सेक ए, फिर प्लस साइन बट्टा कॉस यहाँ पर टैन ए। तो यहाँ पर इन फॉर्मूलेस को लिखा है जिसको यहाँ पर यूज किया है। 1 बटा कॉस बराबर सेक थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहाँ पर टैन थीटा, इन दोनों फॉर्मूले का यहाँ पर यूज किया है। तो यहाँ पर हमने बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष लेके आए हैं। तो इस तरीके से सेक ए प्लस टैन ए ये हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट इसके अथवा में जो दूसरा प्रश्न है, कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो यहाँ पर साइन और कॉस के पदों में दिया है, यहाँ पर सेक 2 सेक ए हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली यहाँ पर साइन और कॉस के पदों में दिया है, तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे दोनों के। यहाँ पर अलग अलग टर्म में दिया है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, दोनों को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर ये क्रॉस हो जाता है, मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है। कॉस इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 कॉस है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए यहाँ पर 2 बार है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ऐसे ही हमने एलसीएम ले लिया है। अब इसमें कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर है, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ ए बराबर 1 और बी बराबर साइन ए। अब इन दोनों ए और बी की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करना है। 1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए, और बी यहाँ पर ए के साथ गुणा हो जाएगा तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पर अपॉन में एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पर देखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए यहाँ पर 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इन दोनों को यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के प्लेस में 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर बचा है 2 साइन ए, और अपॉन में वही एज इट इज लिखना है हमें। अब यहाँ पर 1 और 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अपॉन में हमें वही चीज़ एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पर है 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा है 1 और यहाँ पर बचा है साइन ए, 1 प्लस साइन ए बचा है। अब नीचे एज इट इज लिखना है यहाँ पर, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा है 1 और यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए बचा है, हर में यहाँ पर कॉस ए बचा है। तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए बराबर सेक ए होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे हम सेक थीटा रखेंगे, सेक ए, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 सेक ए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने बाएं पक्ष को सॉल्व करके दायां पक्ष इस तरीके से सेक ए हम मतलब सॉल्व करके लेके आए हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी स्कूल के छात्रों को उनके मतलब शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें
पुरस्कार हमें मतलब कितना देना है वो हमें नहीं पता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। जो पहला पुरस्कार है वो हमें नहीं पता है, तो पहले पुरस्कार को हम मान लेंगे कि माना पहला पुरस्कार हमारा ए है। तो इसको सॉल्व करते हैं। माना पहला पुरस्कार यहाँ पर ए है, यहाँ पर पहला पुरस्कार क्या है ये हमें नहीं पता है। तो माना पहला पुरस्कार ए है और प्रश्न में बोला जा रहा है कि पहले पुरस्कार जो दूसरा पुरस्कार होगा वो ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, 20 रुपये कम है, और 7 नगद पुरस्कार इसमें देने हैं जिसके लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ये प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर माना पहला पुरस्कार ए है, दूसरा पुरस्कार यहाँ पर ए माइनस 20 हो जाएगा, मतलब पहले पुरस्कार से जो दूसरा पुरस्कार होगा वो 20 रुपये कम होगा। फिर तीसरा पुरस्कार यहाँ पर ए माइनस 20, पहला पुरस्कार में से माइनस 20 ऐसे हैं। फिर चौथा पुरस्कार हो जाएगा ए माइनस 20 माइनस 20 और यहाँ पर माइनस 20 हो जाएगा। ये हमारा तीसरा पुरस्कार है, उससे 20 रुपये कम करना है। ऐसे ही यहाँ पर 7 पुरस्कार हैं, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या हो जाएगा मतलब एन, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे ए माइनस ए कॉमा ए माइनस 20 कॉमा ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 और 20 40 और दोनों में माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ए माइनस 40। फिर यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 और माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा तो इस तरीके से ये पहला पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार, तीसरा, चौथा, ऐसे ही यहाँ पर 7 पुरस्कार है। तो इसमें हमें ये बताना है कि प्रत्येक पुरस्कार का मतलब जो राशि कितना है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला पद है, पहला पद यहाँ पर ए है, फिर यहाँ पर डी निकालेंगे तो दूसरे में से पहले पद को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर ए माइनस 20 दूसरा पद माइनस पहला पद ए, तो प्लस का ए है माइनस का ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा है डी बराबर माइनस का 20। और इसमें 700 रुपये मतलब रखी गई हैं, तो वो यहाँ पर मतलब प्रत्येक पुरस्कार के लिए 700 रुपये रखी गई है। मतलब इनको सारे पुरस्कार को अगर हम जोड़ेंगे तो वो हमारा 700 रुपये है। इसका मतलब जो एस एन मतलब पदों का योग बराबर 700 रुपये, और यहाँ पर जो एन है एन बराबर 7 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 7 नगद पुरस्कार है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि जो मतलब पुरस्कार के लिए कितने रुपए रखी गई है उसको हमें बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम करेंगे एस एन वाले फार्मूले से। सबसे पहले यहाँ पर ए का मान निकालना होगा, तो एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन यहाँ पर है 700 बराबर एन है यहाँ पर 7/2 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ए, यहाँ पर ए है मतलब पहला पद यहाँ पर ए है, प्लस एन यहाँ पर 7 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर माइनस का 20। अब यहाँ पर 2 और 7 यहाँ पर गुणे में है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 700 और ये अपॉन में आ जाएगा और यहाँ पर 2 गुणे में हो जाएगा। यहाँ पर बचा है 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 और यहाँ पर माइनस का 20। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 और 100 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 200 बराबर 2a प्लस माइनस माइनस और 6 इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 120 आ जाएगा। अब ये 120 बराबर किधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 प्लस 120 बराबर 2a। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 और 2 यहाँ पर 3, 320 बराबर 2a। ए का मान निकालना है तो 320/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 और यहाँ पर 0, तो ए का मान है 160। मतलब जो पहला पुरस्कार है उसके लिए जो राशि है, पहले पुरस्कार के लिए जो राशि है वो 160 रुपये है। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले पुरस्कार के लिए 160 रुपये राशि है। फिर जो दूसरा पुरस्कार है वो 20 रुपये कम है, मतलब पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो 160 से हम 20 रुपये कम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 140। फिर 140 से 20 कम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120, 120 से 20 कम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। ऐसे ही यहाँ पर 100 में से 20 कम करेंगे तो यहाँ पर 80, 80 में से 20 कम करेंगे तो 60, 60 में से 20 कम करेंगे तो 40। इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 नगद पुरस्कार के लिए यहाँ पर जो राशि रखी गई है। तो यहाँ पर पहले पुरस्कार के लिए राशि यहाँ पर 160 है, ऐसे ही
जो बिल्कुल लास्ट वाला पुरस्कार है उसके लिए यहाँ पर 40 रुपये रखी गई हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1 में बदल जाती हैं। यदि हर में 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें भिन्न ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें भिन्न को मानना होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम भिन्न निकालने के लिए सबसे पहले भिन्न को मानना होगा। तो माना भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है भिन्न में, तो यहाँ पर x बटा वाई माना है। अंश को x माना है, हर को y माना है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1 में बदल जाता है। तो प्रश्न अनुसार x बटा वाई ये हमारा भिन्न है। तो अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1 में बदल जाता है। अब इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, 1 से गुणा हो जाएगा तो y माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर x माइनस वाई, ये जो y है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 है और 1 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 1। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब दूसरा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 में बदल जाता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर जो अंश और हर जो भिन्न है x बटा वाई है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 में बदल जाता है। तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x के साथ गुणा हो जाएगा तो 2x बराबर y प्लस 1, 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो y प्लस 1 हो जाएगा। x 2x और y बराबर किधर आएगा तो माइनस का y बराबर 1 हो जाएगा। तो ये है समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि दोनों में से किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 में x या y किसी एक टर्म को हमें कैंसिल करना होता है, मतलब समान करना होता है, जिससे कि वो मतलब कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर माइनस का 2 दूनी 4। इस तरीके से आ गया। यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा। अब समीकरण 2 यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 1 है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस का y बराबर 1। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इसको घटाने पर लिखेंगे, दोनों समीकरण को हम घटाएंगे। तो यहाँ पर 2x के सामने प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। मतलब इसका साइन मतलब अपोजिट साइन हो जाता है। तो माइनस का 2 और यहाँ प्लस का 2 है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का y है, मतलब जो ये वाला साइन है इसको हम नहीं मानते, ये जो नया साइन है इसको हमें मानना होता है। प्लस का y है, ये माइनस का 2y है। तो प्लस का y मतलब 1y, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1y और 2 माइनस, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के सामने माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ये y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में तो 1 यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर 5 है बराबर माइनस का 2, तो x बराबर माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस माइनस, तो इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और बड़ी संख्या के सामने प्लस तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो इस तरीके से यहाँ पर x बराबर 3 है और y बराबर 5 है। तो जो भिन्न हमें निकालना था, अतः भिन्न को यहाँ पर x बटा y माना था, जो कि यहाँ पर है 3/5। तो जो भिन्न है हमारा 3/5 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 23, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें अन्य भुजा निकालना है, इसमें सिर्फ कर्ण दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं।
प्रश्न में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया है। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, हमने माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है और कर्ण यहाँ पर ए सी है। ए सी यहाँ पर कर्ण है जो 13 सेंटीमीटर है। और इसमें बोला गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो त्रिभुज की ऊंचाई है, ऊंचाई यहाँ पर ए बी है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कम है तो आधार को हमें x सेंटीमीटर मानना होगा। अब यहाँ पर उसकी ऊंचाई क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार यहाँ पर x है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका ऊंचाई। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है त्रिभुज त्रिभुज का आधार A, त्रिभुज का आधार BC, त्रिभुज का आधार BC बराबर x सेंटीमीटर। तो ये हमने माना है x सेंटीमीटर है, तो इसमें ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज के अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण यहाँ पर दिया है। त्रिभुज का कर्ण यहाँ पर ए सी है जो दिया है 13 सेंटीमीटर। हमें दो भुजाएं निकालनी है जिसके लिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर है ए सी, कर्ण है यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर समकोण के सामने वाला कर्ण होता है, लंब यहाँ पर ए बी है और आधार यहाँ पर बी सी है। तो लंब है यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस आधार है बी सी का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर बराबर ए बी है यहाँ पर x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी सी है x का स्क्वायर। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। a बराबर यहाँ पर x है और b बराबर यहाँ पर 7 है। तो x का a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 7 7 49, 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, 7 दूनी 14 और x हो जाएगा। और यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में है, x का स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का 14x और यहाँ पर प्लस का 49 और ये 169 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 14x, यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 120, बड़ी संख्या सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 120। अब यहाँ पर है बराबर में 0। अब हम यहाँ से ये द्विघात समीकरण बन रहा है तो द्विघात समीकरण से हम 2 कॉमन ले सकते हैं जिससे कि द्विघात समीकरण सरल रूप में बन जाए। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 7 x माइनस, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 बराबर 0 और ये 2 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस का 7 x माइनस का 60 बराबर 0, यहाँ पर बट्टे में 2 आ जाएगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर जो द्विघात समीकरण बन रहा है x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0 है। तो इस तरीके से ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो मेथड है, अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना होता है। तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 को अचर पद यहाँ पर 60 है, इसको गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 गुणा 1 मतलब 60। अब 60 का हमें गुणनखंड करना है कि माइनस करने के बाद अचर पद के सामने जो साइन होता है उसी वही करना होता है। अचर पद के सामने माइनस हो तो हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद 2 संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसका मान 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको गुणनखंड करेंगे।
तो 2 तिया 6 0 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और यहाँ पर 5 एकम 5। अब इसको हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर दो संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 और यहाँ पर ये 5 आ रहे हैं। तो 12 और 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 5x, 12 में से 5 गया 7x हो जाएगा, फिर माइनस का 60 बराबर यहाँ पर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। अब दो का यहाँ पर जोड़ा करना है तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर x बचा है और यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, प्लस का 5 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस, यहाँ से 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 12 को एक बार लिखेंगे और यहाँ पर x प्लस 5 को एक बार लिखेंगे ब्रैकेट में बराबर 0। अब एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 12। नेक्स्ट यहाँ पर x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ पर जो त्रिभुज के भुजाएं हैं जिसको हमने x माना था त्रिभुज के आधार, तो त्रिभुज के भुजाएं कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसको हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज की जो भुजा हो जाएगा त्रिभुज का आधार को हमने x माना था, x बराबर यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई को यहाँ पर माना था x माइनस का 7। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x 12 और माइनस का 7। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह आधार 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींचे जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो ये प्रश्न है 5 मार्क्स वाले प्रश्न है। प्रमेय 6.1 है। प्रमेय 6.1 को हमें यहाँ पर पूरा सिद्ध करना है। तो पहले की वीडियो में हमने इस प्रमेय 6.1 को डिटेल से मतलब सिद्ध करना सिखाया था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इसके अथवा में दूसरा प्रश्न है। एक चतुर्भुज ABC के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज ABCD को हमें समलंब सिद्ध करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में दिया है एक समलंब जिसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये समलंब है ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण AC और BD है, जो कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक दूसरे को कट कर रहा है। और इसमें दिया है कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO, ये प्रश्न में दिया है। AO बट्टा BO CO बट्टा DO, इस तरीके से ये प्रश्न में दिया है और हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। तो इसको हमें सिद्ध करना में लिखेंगे ABCD एक समलंब है। तो समलंब की एक खास बात होती है कि इसके AB वाला भुजा है, AB और DC आपस में समांतर होता है। AB और DC आपस में समांतर होता है, ये समलंब की खास बात होती है। तो समलंब को सिद्ध करने के लिए ABCD एक समलंब है, इसको सिद्ध करने के लिए हमें AB समांतर DC, अगर ये दोनों अगर समांतर हो जाए, इसको अगर किसी भी तरीके से हमें सिद्ध करके AB समांतर DC अगर ला सके तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक समलंब है। तो इसके लिए यहाँ पर एक रचना करना होगा हमें कि P बिंदु से एक मतलब रेखा खींचेंगे PO और यहाँ पर जो AB के समांतर हो, AB के समांतर एक मतलब PO एक रेखा खींचेंगे जो कि मतलब केंद्र से P बिंदु तक यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे जो कि AB के समांतर है। तो इस तरीके से यहाँ पर P से O तक एक रेखा खींचा जो कि AB के समांतर हो। तो यहाँ पर AB समांतर PO, तो जो दिया है प्रश्न में जो दिया है ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर त्रिभुज, अब हम देखेंगे त्रिभुज ABD में यहाँ पर AB के समांतर है PO, दो रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो प्रमेय 6.1 से इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा।
तो ये प्रमेय 6.1 से जब दो भुजाएं, यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में एक भुजा के समांतर और एक भुजा यहाँ पर पी ओ इस तरीके से हैं, तो प्रमेय 6.1 से इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में ए बी समांतर पी ओ हैं, जिसको यहाँ पर समीकरण दूसरे में हमने माना था कि ये समांतर हैं। जब ये समांतर हैं तो प्रमेय 6.1 से उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो ए पी बट्टा पी डी बराबर हो जाएगा बी ओ बट्टा डी ओ। इस तरीके से ये आपस में इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये है हमारा समीकरण नंबर तीसरा। अब समीकरण 1 में जो प्रश्न में दिया है, हम सबसे पहले उसको लिखेंगे। ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, ये प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 3 में देखेंगे कि बी ओ बट्टा डी ओ है। तो यहाँ इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी ओ नीचे करेंगे और बी ओ अगर ऊपर करेंगे, इस तरीके से ए ओ बट्टा सी ओ नीचे आ जाएगा बराबर बी ओ ऊपर आ जाएगा और बट्टा डी ओ। इस तरीके से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके प्लेस को अगर हम चेंज कर दें तो ये समीकरण तीसरे में देखेंगे बी ओ बट्टा डी ओ है और इसको सॉल्व करने के बाद में बी ओ बट्टा डी ओ है। तो ये है समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 में जब ये दोनों मतलब दायां पक्ष अगर बराबर है तो इसके बायां पक्ष भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। तो समीकरण 3 तथा 4 से यहाँ पर ए पी बट्टा पी डी बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टा सी ओ। ए पी बट्टा पी डी बराबर है ए ओ बट्टा सी ओ। इस तरीके से हो गया है। हम देखेंगे तो समलंब चतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं। इस तरीके से जो समलंब चतुर्भुज बनाया है सेम उसी को हम दोबारा से यहाँ पर बनाते हैं। इस तरीके से है ये। तो यहाँ पर ए पी बट्टा पी डी बराबर हैं ए ओ बट्टा ओ सी। यहाँ पर ए पी बट्टा पी डी और ए ओ बट्टा ओ डी ये भुजाओं का अनुपात, ये दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हैं। जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हैं तो यहाँ पर प्रमेय 6.2 से पी ओ समांतर हो जाएगा डी सी के, क्योंकि ये वाले त्रिभुज से ये दोनों भुजाओं से रिलेटेड ये वाला त्रिभुज बन रहा है ए डी सी में ए पी ओ और डी सी आपस में समांतर हो जाएगा, क्योंकि प्रमेय 6.2 से जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो प्रमेय 6.2 से यहाँ पर हमें प्रमेय 6.2 और सामने यहाँ पर प्रमेय 6.1 लिखा है। तो यहाँ पर आपको प्रमेय 6.1 पूरा लिखना है, तभी आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। और यहाँ पर भी आपको प्रमेय 6.2 पूरा लिखना है। तो यहाँ पर प्रमेय 6.2 से इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि पी ओ समांतर हो जाएगा डी सी के। पी ओ समांतर हो जाएगा डी सी के। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 5। अब हम देखेंगे कि ए बी समांतर है पी ओ के और पी ओ समांतर है डी सी के। समीकरण 2 से समीकरण 2 में हमने माना था कि ए बी किसके समांतर है, पी ओ के, ये हमने मान के चला था। अब समीकरण 5 में हमें पी ओ समांतर है डी सी के। तो समीकरण 2 तथा 5 से समीकरण 2 तथा 5 से यहाँ पर ए बी समांतर है पी ओ के और पी ओ समांतर है डी सी के। इसका मतलब ए बी भी आपस में समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 तथा 5 से ए बी समांतर है डी सी के। तो यहाँ पर ए बी समांतर डी सी के, अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब है, क्योंकि चतुर्भुज में ए बी और डी सी अगर समांतर हो तो ए बी सी डी एक समलंब हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, जब ये समांतर है ए बी समांतर है डी सी के, तो अतः ए बी सी डी एक समलंब है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इसको हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को सही से करना है, तभी हमें पूरा मार्क्स मिलेगा। सो इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 10 मैथ्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।